करेंगे लोकतंत्र की। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे जहन में लोकसभा का चुनाव आता है और हमारे जहन में विधानसभा का चुनाव आता है। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे मजबूत कड़ी होती है हमारे पंचायती राज या लोकल बॉडीज की, जिसकी हम बात करते हैं, जिसे ग्राम स्वराज का नाम भी दिया जाता है, या पीपल्स डेमोक्रेसी या पीपल्स गवर्नमेंट का नाम भी दिया जाता है। लेकिन जब हम ग्राम पंचायत चुनाव की बात करते हैं, लोकल बॉडीज की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आजकल इसको लेके बहुत जद्दोजहद चल रही है, बहुत चर्चा चल रही है। और चर्चा इस तरह से चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। असल में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव जो हर 5 साल में अनिवार्य होते हैं, अभी वो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको डिले कर रही है, उनको आगे सरका रही है। और इसी चर्चा में, इसी कड़ी में अब ये सियासी टकराव का मैदान भी बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि आपदा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान किया है, काफी लैंडस्लाइडिंग हुई है, बाढ़ आई है और लोगों में काफी डिस्टर्बेंस बन गई है। और दूसरी बात सरकार की तरफ से ये भी निकल के आती है कि अभी परीक्षाओं का समय है, परीक्षाओं का दबाव है सरकार के ऊपर, इसलिए इन सारे हालातों के मद्देनजर चुनाव कराना मुश्किल बात है। सरकार का मानना यह कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है और ऐसी स्थिति में अगर हम चुनाव कराएंगे तो प्रदेश में काफी सारी दिक्कत आ सकती है। सरकार का मानना यह है कि हमारे लिए सबसे पहले जनता की सुरक्षा है, चुनाव बाद में है। अब यहीं से ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिजास्टर में जो काम हो रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोकतंत्र और डिजास्टर के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसके ऊपर ये मुद्दा बनकर निकल आया है। इसी बीच में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। उसकी सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट जो है, उन्होंने सरकार की सारी दलीलें खारिज कर दी और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2026 से पहले इलेक्शन होने चाहिए। कोर्ट का कहना है कि लोकतंत्र को टालना संविधान के खिलाफ है। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। सवाल यही है कि क्या सरकार जनता की चिंता की बात कर रही है या चुनाव से बच रही है। इन सवालों के बीच में आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे मध्य बहुत ही विद्वान मेहमान हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार राजनेता माने जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं नरदेव कंवर जी की। नरदेव कंवर हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड जो है उसके चेयरपर्सन है। कंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दूसरे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे तीसरे जो पैनलिस्ट हैं वो हैं सुखदेव विश्वप्रेमी जी। सुखदेव विश्वप्रेमी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक आरटीडीसी संगठन है, इस संगठन के ये को फाउंडर हैं। और सुखदेव विश्वप्रेमी जी का पंचायती राज तंत्र में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। हिमाचल प्रदेश में जब 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था तो इन्होंने उसको जमीन पर उतारने के लिए बहुत प्रयास किए थे। बहुत सारी माइक्रो प्लानिंग और किस तरह से हमारी जो ग्राम सभा होनी चाहिए, वार्ड सभा होनी चाहिए, उसको लेके काफी सारे मॉड्यूल बनाए थे। तो सुखदेव विश्वप्रेमी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधा सीधा चलते हैं कंवर साहब की तरफ। कंवर साहब, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कह रहा है कि चुनाव कराइए और हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भागने की फिराक में है। आपका मानना क्या है? सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके ऊपर मैं इतना कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं और जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डिसास्टर एक्ट जो लगा है, जो कि स्टेट का एक्ट नहीं है, भारत सरकार के द्वारा ये एक्ट बनाया गया है, तो क्या उस डिसास्टर एक्ट का कोई महत्व नहीं है? मुझे ये जानना जरूरी है कि जो भारत सरकार के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिसास्टर एक्ट लगा है, इसका क्या औचित्य है। क्योंकि एक तरफ हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के नेता
भाजपा की सरकार के जो लोग हैं, भाजपा के लोग जो हैं, वो बार-बार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हर रोज मीडिया के हवाले से अपने बयान देते आ रहे हैं कि डिसास्टर एक्ट के तहत जो आपने लगाया है, तो कितने गरीबों को जो है वो लाभ पहुंचा, कितने लोगों को जो है आप अभी तक लाभान्वित कर चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जब 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और उसमें उन्होंने डिटेल में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने जो घरों का निर्माण जो है वो हम लोग कर रहे हैं और इतनी सड़कें जो बनाई गई हैं, इतने पुलों का निर्माण करने हिमाचल सरकार जा रही है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर इस वक्त जो माहौल है, वो आप देख रहे हैं कि बर्फबारी का भी चला हुआ है, साथ में बच्चों की पढ़ाई का चला हुआ है, साथ में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के मोड में हम लोग नहीं आ सकते अभी तक, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी जनता को पहले देखना है, क्योंकि कंवर जनता साहब, जरूरी जनता है। को पहले देखना है, इलेक्शन इसलिए हम जनता की समझते बात हैं कि कर रहा था इलेक्शन कंवर हमारे साहब। लिए इतना जरूरी नहीं है अभी, जो परिस्थितियां इस वक्त प्रदेश की हैं। जी, कंवर साहब, मैं भी जनता की बात कर रहा हूँ और आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि जनता किसी भी सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सर्वोपरि होती है और जनता के हितों को देखना किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम पंचायत के इलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम उनको 6 महीने सरकार देंगे, उसका सीधा-सीधा मतलब ये होगा कि पंचायत में ना तो योजनाएँ बन पाएँगी, ना योजनाएँ इम्प्लीमेंट हो पाएँगी, ना ग्राम सभा तरीके से हो पाएगी और पंचायत जो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है विकास की प्रक्रिया की, वो अपने आप में रुकने वाली है। तो ऐसा नहीं होगा हमारे प्रदेश में और गाँव का जो विकास है, नगर निकायों का जो विकास है, वो 6 महीने पीछे छिटक जाएगा, पीछे रह जाएगा। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक जनरल प्रक्रिया है। अगर जैसे कोई सरकार है, कई स्टेटों के अंदर एक्सटेंशन दी जाती है 6-6 महीनों की चुनाव करवाने के लिए। शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में भी दी गई है भाजपा गवर्नमेंट के टाइम के दौरान। तो क्या डेवलपमेंट रुक गई? डेवलपमेंट एक जनरल प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। स्कीम में जो है, अगर इन लोगों को भी, जो सिटिंग इस वक्त प्रधान है, उप प्रधान है या बीडीसी मेंबर है या जिला परिषद मेंबर है या वार्ड पंच है, अगर इन लोगों को भी 6 महीने की अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, तो क्या ये काम नहीं करेंगे जो पिछले 5 सालों से रेगुलरली करते आ रहे हैं? इन्हीं के तहत जो है वो इसी स्कीमें जो है, ये यही लोग बना के जो है इनको मैच्योर करवाएंगे आगे, जो अगली जो पंचायत आएगी, जिन कामों को ये लोग डालेंगे। कंवर साहब, इसी इसी सवाल को लेके संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। संजय हाँ। शर्मा जी, अगर पंचायती इलेक्शन 6 महीने आगे सरक भी जाते हैं, तो विकास तो आगे चलता रहेगा। तो परेशानी क्या है हिमाचल प्रदेश में? मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो शायद उन्होंने संविधान की धारा 243 का अध्ययन नहीं किया है। किसी भी, चाहे असेंबली के चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो या स्थानीय नगर निकायों के चुनाव हो, किसी भी चुनाव को उसकी निर्धारित प्रक्रिया के एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर ये इनका कहना यह है कि 6 महीने की एक्सटेंशन, भैया ये संवैधानिक प्रावधान है, ये किसी व्यक्ति के बनाए हुए प्रावधान नहीं है। ये संविधान के भीतर जो धाराएं दी गई हैं उसके अंतर्गत होने वाले चुनाव होते हैं। इसको आपके चाहने से या कांग्रेस पार्टी के चाहने से या किसी मंत्री के चाहने से इसको बदला नहीं जा सकता। यह संविधान के निर्धारित किया है कि आपका जो कार्यकाल अगर 31 जनवरी को पूरा हो रहा है तो उससे पहले आपको चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है। और उस प्रक्रिया के भीतर जिस तरह से आप आपदा के एक्ट के पीछे छुप करके अपनी नाकामियों को जनता के सामने दिखलाना नहीं चाहते हैं और जिसका जवाब जनता देना चाहती है, आप उससे बचना चाहते हो। आप 3 वर्ष का जश्न मना सकते हैं और उस जिला में मनाते हो जो जिला आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप बाकी आपके कार्निवल्स जो है वो सारे चले हुए हैं, केवल मात्र क्या चुनाव को लेकर के ही आपके ऊपर आपदा नजर आती है? वास्तव में यह आपदा नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विपदा है, क्योंकि जो पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसमें कुछ भी दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास या सरकार के पास कुछ है नहीं है, इसलिए ये बचना चाहते हैं। और जहां तक बात रही
जिस तरह से सरकार मुझे मुझे बाकी हो सकता है इनकी जो भी मंशा रही हो, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के मुखिया, आप प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी आई है, आप प्रदेश के मुखिया हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं और आप किसी निर्णय के ऊपर आप पूरे प्रदेश के भीतर, आप देश के भीतर एक न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, एक न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर प्रदेश का मुखिया, आप हो सकता है आप निर्णय से सहमत नहीं है, लेकिन आपकी जिस तरह की शब्दावली रही है वो जनता के भीतर न्यायपालिका के प्रति संदेह पैदा करती है। और जब जिम्मेदार संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति अगर ऐसे, उनकी ऐसी टिप्पणियां अगर किसी भी व्यवस्था के ऊपर, किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर आती है, तो निश्चित तौर पे ये स्थिति जो है वो किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए इन 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 निर्णयों के ऊपर, क्योंकि किसी भी निर्णय के ऊपर सरकार के पास खुली छूट है, सरकार जा सकती है उस निर्णय के खिलाफ जो है वो आप रिव्यू पिटीशन में भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन लेकिन आप संजय कम शर्मा से जी, कम आपने आपने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट वैलिड सवाल रेज किए हैं। एक बार कंवर जी का ओपिनियन जान लेते हैं। कंवर साहब, संजय जी ने बहुत 2-3 वैलिड सवाल किए हैं। पहली बात ये है, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है, लेकिन उस विंटर कार्निवल हो रहे हैं, शिमला में हो रहे हैं, धर्मशाला में हो रहे हैं, बहुत बढ़िया रैलियां हो रही हैं। तो ऐसे में डिजास्टर एक्ट की बात करना, आपको लगता नहीं थोड़ी सी कमतर जैसा हम लॉजिक दे रहे हैं, कमजोर जैसा लॉजिक दे रहे हैं? नहीं, मुझे इसमें एक चीज बताई जाए, जिन प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे हैं, जिन कार्निवल्स की आप बात कर रहे हैं, ये हुए कहाँ पे? हेडक्वार्टर के ऊपर। हमारी गांव जो है, 90% लोग गांव में रहते हैं, 10% शहरों में रहते हैं। तो इन कार्निवल्स के अंदर कौन लोग आए हैं? गांव के लोग नहीं आगे उठ के, वो सराउंडिंग शहर की कम्युनिटी होती है। तो हम ये मान के चले डिजास्टर एक्ट जो है गांव में लागू है, शहरों में लागू नहीं है, या पूरे प्रदेश में लागू है? नहीं नहीं, एक चीज जो आपने एक बात की ना, क्योंकि जी। हमारा मकसद है जो गांव के अंदर जिस तरह से इस वक्त आपदा के दौरान जो बदहाली प्रदेश की हुई है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसके ऊपर ही हम काम, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि जो आज तक अभी तक सड़कें का निर्माण नहीं हुआ है, या बिजली नहीं आ रही है, या पानी नहीं आ रहा है, जो मूलभूत समस्याओं से हिमाचल प्रदेश के जो ये क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, इस वक्त आपदा के दौरान यहाँ पर इतना जान माल का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो दिन रात कार्य कर रही है। तो इसलिए ही हम ये बात कह रहे हैं कि डिसास्टर एक्ट का क्या मतलब है फिर, ये मेरा कहना है। हाँ, हाँ जी। तो संजय शर्मा जी, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन होगा? कंवर जी कह रहे हैं कि गांव की हालत खराब है, अभी बिजली बहाल नहीं हो पाई है, सड़कें बहाल नहीं हो पा रही, और ऐसे में अगर पंचायती राज इलेक्शन को डिले किया जाता है तो उसमें हर्ज क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में दिखाने के लिए सरकार पूरे देश में दिखा रही है कि हम हिमाचल प्रदेश को 2026 के भीतर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह के बहाने बना करके चुनाव से भागना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये आपकी स्वयं की जो स्टेटमेंट्स हैं उसी के बीच आपका स्वयं का विरोधाभास झलकता है। तो निश्चित तौर पे अगर आप आज तक अगर जुलाई अगस्त की आपदा का आप परिणाम आज तक अगर नहीं ला पाए हैं, तो निश्चित तौर पे ये सरकार की नाकामी है। आप आपको आपकी एसेंशियलिटीज में क्या आता है, आपकी प्राथमिकताओं में क्या आता है? आपकी प्राथमिकताओं में होना चाहिए था बिजली, पानी, रोड की, इनकी बहाली करना किसकी जिम्मेदारी, किसकी बनती थी? सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। कंवर साहब, लेकिन सीधा सवाल आपको आता क्या है, प्लीज क्या रिप्लाई करिए। आपको सीधा क्या सवाल, कुल कंवर साहब मिलाकर के प्लीज रिप्लाई आपको करिए। इसी उसमें, और जिस तरह से मैं तो विजय जी, जिस तरह से मुझे लगता है कि एक तो सरकार को, मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग हाई कोर्ट के भीतर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे भी हाई कोर्ट के सामने भी ये सारी दलीलें रखी गई हैं, और हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो बहुत विवेकशील निर्णय आया है, जिसमें
स्कूलों का, अगर पढ़ाई का जिक्र किया है तो स्कूलों का भी उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा है कि मार्च में नहीं करवाए जा सकते हैं, फरवरी में नहीं करवाए जा सकते हैं। कोर्ट ने स्वयं माना कि फरवरी और मार्च के भीतर, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के भीतर जो चुनाव करवाए जाते हैं, पोलिंग सेंटर जो रहते हैं, वो अधिकतर जो है वो स्कूल स्कूल रहते हैं, और स्कूलों के और ज्यादातर जो है इस सारे पोलिंग प्रक्रिया के भीतर जो जुड़ने वाले लोग हैं वो ज्यादातर शिक्षक लोग भी रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस चीज का भी पूरे ध्यान में रखा है कि फरवरी के भीतर नहीं करवाए जाएं, मार्च के भीतर नहीं करवाए जाएं, अप्रैल में संजय करवाए शर्मा जी जाएं। एक बार रिप्लाई लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी के मुद्दा सीजन मुद्दा का भी इतना पूरा ध्यान मुद्दा रखा है। इतना और सेंसिटिव और जहां तक गंभीर है। विजय, हाँ, मुद्दा इतना सेंसिटिव और गंभीर है, एक्चुअली आम लोगों में बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्रदेश में होने क्या जा रहा है, इसलिए कंवर जी का राय लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संजय शर्मा जी ने सवाल उठाए हैं, कंवर जी एक बार रिप्लाई करिए कि वाकई ये हिमाचल प्रदेश सरकार का फेलियर है विजय कि जी, हम 6 मैं एक 7 चीज 8 कहना महीने बाद चाहता भी हूँ। व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। प्लीज प्लीज, हाँ जी विजय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात जी। कि पंचायत चुनाव कोई सिंबल के ऊपर नहीं होते। या तो सिंबल के ऊपर होते हो तो तब तो सरकार को कोई फर्क पड़े, वन थिंग। दूसरी बात कर रहे हैं ये कि आपदा के दौरान अभी तक आपने क्या किया। विपक्ष बार बार जो है सरकार से पूछ रहा है क्या क्या मोदी जी के 1500 करोड़ आ गए? इनको इतनी चिंता लगी हुई है प्रदेश की, तो आज तक क्यों नहीं आया? अगर ये प्रदेश के इतने हितैषी हैं और विपक्ष इतना ही हितैषी है हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिनको इतनी जनता की चिंता पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं आज तक ये पैसा आया है? सिर्फ इनको मुद्दा चाहिए कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे। चुनाव यार सिंबल के ऊपर हो रहे हैं कोई? जब सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं होने हैं तो किस चीज की ये गहमा गहमी है? अब हम थोड़ा सा एक लिबरल ओपिनियन लेते हैं। हालांकि जब हम प्रदेश की या किसी भी देश प्रदेश की बात करते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का ही जो ओपिनियन होते हैं, उनका जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो संजय शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं बहुत वैलिड है, लेकिन जो सरकार की तरफ से नरदेव जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अगर हम तीसरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, सुखदेव विश्व प्रेमी जी, अगर ये चुनाव डिले होते हैं तो पंचायती राज तंत्र का जो पंचायती राज का जो कानून है, 73वां संशोधन है, उस पर कितनी आंच आती है, और ये कितना बड़ा आपको लगता है कि ये विघ्न रहेगा हमारी जो ग्रामीण विकास की जो प्रक्रिया है उसमें? हाँ, शायद सुखदेव विश्व प्रेमी जी हमारे बीच है नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके बाद मैं संजय शर्मा जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंवर जी ने सवाल रेज किए हैं कि इलेक्शन तो सिंबल पर नहीं हो रहे हैं, फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो चुनावों से भाग रही है? आपका मानना क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जनता के अधिकारों की रक्षा की बात कौन करेगा? अगर विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? संवैधानिक संस्थाओं के क्या चुनाव नहीं होने चाहिए? जिस तरह से आपने कहा है 73वें संशोधन के संविधान संशोधन के भीतर जो है 9वीं और 8वीं और 9वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया है, ये किसने जोड़ा था? ये कांग्रेस पार्टी की उस समय देश के भीतर सरकार थी। अगर संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट करके आप, सवाल ये नहीं है कि सिंबल के ऊपर हो रहे हैं या सिंबल के ऊपर नहीं हो रहे हैं, सवाल ये है कि चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकार का क्या होगा? क्या आप उसके उसके अधिकार को कुचलना चाहते हैं? आप सिंबल के ऊपर करवा के देख लीजिए। अगर सरकार की ऐसी ही मंशा है, ऐसी ही लोकप्रियता अपनी देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, रेफरेंडम चाहते हैं, आप एक जनादेश का जो है वो सेमीफाइनल देख लीजिए, करवा लीजिए सिंबल के ऊपर भी। सवाल यह है कि आप चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। यदि कुछ लोग मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं गई हाई कोर्ट के भीतर, हाई कोर्ट के भीतर जाने वाले लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखने वाले लोग हैं, वो वहां पे गए, उन्होंने पिटीशन फाइल करी, उस पिटीशन के भीतर जो है वो हाई कोर्ट का निर्णय आया है। कोई प्रधान नहीं गया, कोई जिला परिषद का सदस्य नहीं गया, कोई वहां पे
पंचायत समिति का सदस्य नहीं गया, एक आजाद व्यक्ति के तौर पे कुछ लोगों ने, टीकम कुमार जी ने वहां पे याचिका दाखिल की और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो ये जजमेंट आई है। आप उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हो। और रिव्यू पिटीशन के भीतर अगर जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो है वो इसके भीतर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिए हैं, जो साइटेशंस वहां पे लगाई गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर पिछली छोड़ भी दो बाकी प्रदेशों में क्या हुआ था, कैसे सरकारों ने टालने का प्रयत्न किया था। मेरे पास एक बहुत लंबा किशन सिंह तोमर वर्सेस अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। वहां भी सरकार जो है, वहां पे भी कारपोरेशन के अधिकारी जो है वो बहानेबाजी बना करके जो है वो उसको टालना चाहते थे, लेकिन सेक्शन 243 के भीतर दिए गए प्रावधानों की, उसके भीतर जो है वो निर्णय जो है वो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप अपनी प्रशासनिक बहानेबाजियां बना करके आप किसी के अधिकारों को कुचल नहीं रख सकते हैं। आप संवैधानिक प्रावधानों को, उससे बच करके आप नहीं चल सकते हैं। इसलिए सभी दलीलों को खारिज करते हुए उस केस के भीतर भी सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय है, उस निर्णय के भीतर सब कुछ स्पष्ट किया है। अगर सरकार को लगता कंवर है, साहब, सरकार की, जी जी अगर जी सरकार जी की जी जी असहमति, अगर सरकार की असहमति जो है हाई कोर्ट के निर्णय के लिए लगती है, तो बजाय कि आप निर्णय के ऊपर उंगली उठाने के, आपके पास प्रावधान है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपके आपके संजय जी, वकील वहां पे भी कंवर जी डिफेंड का नहीं कर ओपिनियन लेते पाए। हैं। आपने प्राइवेट वकील भी खड़े करके, आपने प्राइवेट वकील, क्योंकि आपको अपने एडवोकेट जनरल से लेकर के बाकी जितनी टीम है उसके ऊपर विश्वास नहीं था, आपने हाई कोर्ट के भीतर भी जो है वो प्राइवेट वकील भी सरकार का पक्ष रखने के लिए आपने खड़े किए थे, लेकिन वो भी जो है वो उस निर्णय को नहीं बदला पाए, क्योंकि उस निर्णय के भीतर सरकार जिस दम के ऊपर जो है वो चुनाव को टालना चाहती है, जो बहाना बना करके टालना चाहती है, आपकी सभी दलीलें वहां पे आगे नहीं चली, कोर्ट के आगे नहीं चली। आप सुप्रीम कोर्ट भी जाकर के देख लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही पहले ही निर्णय हैं ऐसे। इसलिए आप चुनाव के ऊपर कोई बहानेबाजी की बजाय आपको जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरने के लिए, आप अगर ये मानते हैं कि 90% लोग या 80% लोग गांव के भीतर रहते हैं, तो आप गांव के लोगों के अधिकार को क्यों खत्म करना चाहते हैं? संजय जी, ओपिनियन ले लेते हैं, ओपिनियन ले लेते हैं एक बार मैं कंवर बोल जी रहा का। हूँ। जी, हम्म। कंवर साहब बताइए प्लीज। हाँ। दूसरी एक तरफ तो ये पंचायतों की मजबूती की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पंचायतों को जो इन्होंने बीराम जी की जो मनरेगा को इन्होंने बदल के नाम बदला है बीराम जी को, उसमें उन्होंने सारी स्कीमें बंद कर दी हैं, जिसमें जैसे कि जो पहले होता था, जिसके तहत जो हमारी स्थायी परिसमितियां हैं, संपत्तियां हैं, जिसमें जल संरक्षण होता था, उनके काम होते थे, फिर तालाब बनाते थे हम, चेक डैम बनाते थे हम, भूमि सुधार के काम करते थे, वृक्षारोपण करते थे, ये सारे काम तो बंद हो गए अब बीराम जी में। तो ये किस पंचायत चुनावों की किस तरीके से ये पंचायतों का सुधार करना चाहते हैं, जिससे महिलाओं को जो ऐसा महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ करता था इसमें। और आपको पता कि मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं ही हमारी काम करती हैं, और एक रोजगार का भरोसा था। और कोविड के वीराम जी टाइम अपने में आप में एक अलग विषय है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, आपको न्योता देंगे, उस पर आपका ओपिनियन और राय सुनेंगे। ये पॉइंट आज भी हम उसी के थोड़ा सा साथ पंचायती अटैच है राज साथ के जो में, चुनावों इलेक्शन के है। साथ, क्योंकि आप एक तरफ विजय जी बोल रहे हैं कि पंचायतों को जो है न्यू स्कीमें लानी, न्यू स्कीम में क्या लानी है जब ये चीजें सारी बंद हो गई हैं? तो क्या क्या कौन सा काम करवाएंगे पंचायतें अगले चुनाव करा के? क्या जो जितने भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उप प्रधान बनेंगे या बीडीसी मेंबर बनेंगे, क्या काम करेंगे वो? सारे काम तो आप लोगों ने बंद कर दिए स्कीम के तहत, और स्टेट को मुझे लाइबिलिटी लगता डाल है दी आप लोगों ने। अगर हम जी राम जी पे आ जाएंगे तो हम उसमें उलझ के रह जाएंगे, लेकिन जब हम काम की बात करते इसी हैं, के साथ आपकी इंटरलिंक है प्रदेश भाई इतने साहब ये, सारे काम करा रही है, कंवर साहब, है इतने ना? सारे काम देखो आप ना, पंचायतों के माध्यम बात से करवा रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है जनता की, नहीं, अगर जी कि राम जी आ गए तो आप पंचायत गांव के की चुनाव डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, करवाएंगे? है ना? गांव की नहीं डेवलपमेंट होनी संजय जी, मुझे चाहिए। लगता है ये ये विषय यहाँ अलग है, पर तो जी सारे राम जी पे काम अभी बंद हम हो नहीं गए, आते हैं। लेकिन लिमिटेड काम बता दिए गए हैं इन्होंने इसमें, नहीं और ऊपर से कंवर लाइबिलिटी डाल दी साहब, है स्टेट गवर्नमेंट को। जबकि नहीं आपको कंवर सबको साहब, पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है और जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं,
वहां पर 100% जो है वो हमारी ये होना चाहिए था, हमें सहायता मिलनी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन यहां पर 90-10 कर दिया है। जहां पर हर साल आपदा आती है, जहां पर कोविड आता है, तो आप इस दिशा में किस जैसे आपकी केंद्र शासित राज्य हैं, हम तो मांग कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों भी दिल्ली गया था और वहां पर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलकर आया। मैंने वहां पर भी ये बात रखी कि 90 और 10 की जो बात हो रही है, इसको खत्म किया जाए, इसको केंद्र शासित राज्य की तर्ज पर बराबर अधिकार दिया जाए, 100% दिया जाए। कंवर जी, ये गंभीर मामला है जी राम जी वाला, लेकिन हाँ। अभी हम ये कहना चाह रहे थे आपसे, उस मुद्दे पे हम अलग से चर्चा नहीं, जरूर बात करेंगे, हो रही है इम्पोर्टेंट मामला पंचायतों है। के सशक्तिकरण की, पंचायतों को मजबूत करने की, नहीं, कि ये पर एक चीज प्रधान और है काम कंवर करेंगे, साहब, ये जो नई पंचायत, ये जो चुनाव होंगे, नए नए लोग आएंगे, नए फेसेज आएंगे, क्या करेंगे ये इस मुद्दे पे ये संजय जी का बताया जाए ओपिनियन हमें। चाहे, ये संजय जी सारी का स्कीमें ओपिनियन बंद हो जानते हैं गई कंवर हैं, साहब। अभी संजय जी का है ओपिनियन ना। लेते हैं इस मामले में। बस मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी तो संवैधानिक पैरोकारों की बात करती है, संवैधानिक मूल्यों की बात करती है, और 73वें संशोधन में बिल्कुल क्लियर है ये कि पंचायती राज के जो इलेक्शन है 5 साल की मियाद के बीच में होने चाहिए। अब ये आगे सरक जाएंगे तो आपको लग नहीं रहा है कि ये संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है एक तरह का, और ये लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगे? ये सीधा सीधा आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं हम। कंवर जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, इनके बाद दोबारा जाते हैं। संजय जी, आप थोड़ा बताइए, जो कंवर जी ने कुछ इन्होंने अपनी बात के माध्यम से सवाल रेज किए हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? आपकी आवाज चली गई विजय जी। मेरी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आप सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ विजय जी। हाँ हाँ, कंवर जी प्लीज आवाज प्लीज नहीं आ पा बताइएगा। रही है। हाँ कंवर जी, बताइए बताइए प्लीज, जी आप ही से सवाल था मेरा। हाँ जी, हाँ हाँ, बताएं हम कह आप रहे हैं क्या कि सवाल है। मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो संवैधानिक मूल्यों की बात करती है और हमेशा ही संविधान को बचाने के लिए पूरे देश भर में लामबंद हो रही है। तो विजय जी, अभी अगर हम आवाज नहीं आ हिमाचल पा रही। प्रदेश में बिल्कुल। जो 73वें संशोधन में प्रोविजन है कि 5 साल की अवधि में इलेक्शन होने चाहिए और नई जो बॉडी है उसका चुन के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये चुनाव आगे सरक जाते हैं तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगी हमारी डिले करने के बाद, और ये रिवाज पड़ जाएगा? आज तो कांग्रेस की बात है, कल को बीजेपी भी या कोई और सरकार सत्ता में आएगी, वो भी बोलेगी कि हम 6 महीने इसको सरकार देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर और आपदाएं तो आती रहेंगी। तो हम कब तक इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो एक्शंस हैं उनको डिले करते जाएंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर ही चलती आई है आज तक। उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा बनाया गया डिजास्टर एक्ट भी है। ये किस लिए बनाया गया है, मेरा सवाल ये है। संजय जी, फिर आवाज सुन पा रहे हैं आप संजय जी? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं संजय जी? जी संजय जी, सुन पा रहे हैं? संजय जी, सुन पा रहे हैं? विजय जी, आवाज नहीं आ रही है। संजय जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पर कंवर साहब, अब आपको क्या लगता है कि आपका अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट तो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने चाहिए और अप्रैल से पहले होने चाहिए, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग इलेक्शन में जाएगी? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान, क्योंकि भारत निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम उसी की राह पर चलने वाले लोग हैं।
लेकिन हमारा जो सवाल है साथ में कि अगर डिजास्टर एक्ट 1 महीना पहले तो लगा नहीं है, डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में कब से लगा है? और आप सबको भी पता है कि क्या सारे रूट बहाल हो गए? क्या सभी घरों में पानी आ गया जो पाइपें टूटी हुई हैं? क्या बिजली के खंभे सारे लग गए पूरे प्रदेश के अंदर? क्या वो सड़कें बहाल हो गई सारी? अगर ये सब चीजें हो गई हैं तब तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूं। और दूसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही किसने बनाया है डिजास्टर एक्ट? मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। ये तो हमारे संविधान के ज्ञाताओं ने बनाया होगा। ये डिजास्टर एक्ट किसने बनाया? तो लेकिन कंवर साहब, तो मेरा सवाल ये है जी, अगर हम डिजास्टर एक्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो आपदाएं चलती रहती हैं, लेकिन उसके साथ सारे के सारे प्रशासनिक कार्य भी चलते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि डिजास्टर एक्ट इतनी बड़ी बाधा जी। बन जाएगा कि हम पंचायती राज के चुनाव नहीं करा पाएंगे, डिले कर देंगे आने वाले वक्त में? सरकार के लिए अपनी जनता पहले है, उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जी का पहला महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें हम अपनी जरा वापस लो, जरा खराब हो गया। जी, सुन पा रहे हैं कंवर साहब, आप बोलिए प्लीज। तो हमारी सरकार का जो दायित्व है वो अपनी आम जनता है, पहले उनको मूलभूत सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा सकें। पिछले दिनों भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने घरों के निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपए दिया और 1 लाख घर के इंटीरियर मटेरियल के दिए गया, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक जितनी भी आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई हुई है, आज तक इस तरह का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो करुणामयी सोच है अपनी आम जनता के प्रति, उन्होंने वो दर्शाया है कि मैं अपनी आम जनता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि 1.5 लाख में घर नहीं बनता है। उन्होंने कहा मैं अपनी जनता के घर निर्माण के लिए 7 लाख रुपया दूंगा, घर के इंटीरियर के लिए 1 लाख दूंगा, और जिनके पशु चले गए हैं, भेड़ बकरियां चली गई हैं, 55,000 रुपया देंगे। जिसकी भेड़ बकरी चली गई है उसको 10,000 रुपया, है ना। इसके साथ साथ जो घर का निर्माण होगा उसके लिए रेता, बजरी और सीमेंट कंसेशन रेट पर मिलेगा, और बिजली का मीटर और पानी का मीटर फ्री मिलेगा। कहने का भाव है कि कम से कम एक घर निर्माण के लिए हमारी सरकार 10 से 12 लाख की मदद अपनी आम जनता के लिए करने जा रही है। तो हमारे लिए पहला दायित्व हिमाचल प्रदेश सरकार का, और जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अपनी आम जनता के प्रति जो करुणामयी सोच है, उस सोच के अनुरूप हमें अपनी जनता ही पहले है। ठीक है बारे में जो डिजास्टर एक्ट लगा है, हम चाहते हैं जी जी जी, हाँ, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि भाजपा का तो ये भाजपा तो चाहती है कि इलेक्शन अभी हो जाए, लेकिन 1500 करोड़ दिलाने में असफल है ये। अगर इनको इतनी लोगों की चिंता है तो 1500 करोड़ क्यों नहीं आया आज तक? क्यों नहीं इनका एक भी एमपी जो वहां पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले कि जल्द से जल्द जो है राशि वितरित की जाए, ताकि आम जनता के जख्मों के ऊपर मरहम लगे। उससे तो ये रहे करने से वहां पर इकट्ठे मिलकर सात सांसद गए तक नहीं, ना अपनी बात रखी, और ना हिमाचल प्रदेश को उस आम जनता का जो हक था, जो उनको मिलना चाहिए था डिजास्टर के टाइम में, जो आप आज लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। ये सिर्फ चुनावों तक सीमित लोग हैं कि चुनावों के लिए हमें क्या करना है, लेकिन इनको आम जनता की परवाह नहीं है। हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री करुणामयी सोच के साथ अपनी गरीब जनता के साथ, अपनी आम जनता के साथ खड़े हैं, और वो रात दिन अपनी जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। ठीक है कंवर साहब, ये ठीक बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार डिजास्टर में अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो चुनाव है और खास करके पंचायती राज के चुनाव हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी जगह है,
और लोकतंत्र की असली ताकत चुनावी होते हैं। सरकार की मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन जनता की आवाज के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार का अगला रुख क्या रहता है। क्या वाकई हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन हो जाते हैं, या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। कंवर साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स आपने इस कार्यक्रम में दी हैं। आने वाले वक्त में भी हम चर्चा करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे के सारे दर्शकों का जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपकी राय हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।